हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीसाइकोटिक्स की। एंटीसाइकोटिक्स मतलब वो ड्रग या वो एजेंट या वो केमिकल सब्सटेंस जो यूज़ किए जाते हैं साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में साइकोसिस है क्या। तो आम भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, साइकोसिस का मतलब होता है सच्चाई से दूर या रियलिटी से दूर अपना ही कुछ एक परसेप्शन। जिनको साइकोसिस की प्रॉब्लम होते हैं ये लोग अपने ही ख्यालों में रहते हैं, अपने ही थॉट्स होते हैं, जिसका रियलिटी से इतना खास लेना देना नहीं होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें, जैसे कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, एक सिम्टम्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या होगा, दैट अफेक्ट माइंड, जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा। वेयर हैज बीन सम लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी, रियलिटी से कॉन्टैक्ट आपका टूट जाता है। Person's thought and perceptions are disrupted and they may have difficult recognizing what is real and what is not। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या उनका ख्यालों के अंदर चल रहा है, क्योंकि उनके जो ख्याल होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं, वही उन्हें रियल लगने लगते हैं। वो हर चीज़ को अपने अलग नज़रिए से देखते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये साइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं। यूज टू ट्रीट सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स ड्रग का हम इस्तेमाल करते हैं। अब सीजोफ्रेनिया क्या है? सीजोफ्रेनिया यही है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द रियलिटी। ये कोई एक सिम्टम नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो आपका रियलिटी से हट के आप किसी चीज़ को इस तरीके से देखते हो जिसको जैसे बाकी लोग नहीं देखते। हालांकि डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्स हो गई है यहाँ पे। ऐसा होना जैसा कि है ही नहीं, हम कह सकते हैं इसको हेलुसिनेशंस, है ना, आभास उन चीज़ों का होता है जो है ही नहीं हमारे पास आसपास, तो वो क्या होगा, आपका साइकोसिस होगा। ड्रग्स की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है एज एंटीसाइकोटिक्स। तो दो कैटेगरी आपकी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल आप कह सकते हो कन्वेंशनल, जिनको पहले से यूज किया जाता है, तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक आपके इस पे काम करती हैं। एटिपिकल उसी तरीके से काम करती है, लेकिन क्या करती है, इसका जो आपके साइड इफेक्ट है वो टिपिकल से कम है। टिपिकल के साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा है, तो वो होती है आपकी टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल की बात को आप फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी बोला जाता, रखा जाता है इनको, और एटिपिकल को सेकंड जनरेशन। किसी किसी बुक में आप टिपिकल एटिपिकल के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखोगे, और कुछ बुक्स के अंदर इसको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के हिसाब से दिया हुआ है। बात करते हैं टिपिकल की सबसे पहले। तो टिपिकल के अंदर सबसे पहली कैटेगरी आती है फिनोथायाजीन्स। फिनोथायाजीन्स के अंदर के आपके जो अलग अलग ड्रग्स हैं वो है क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, परफेनाडीन एंड फ्लूफेनाजीन। ये आ गया आपकी फिनोथायाजीन्स की। दूसरी आती है आपकी थायोजेंथीन्स। थायोजेंथीन्स के एग्जाम्पल आप कहेंगे फ्लूफेनथाइक्सोल, थायोथाइक्सीन, हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी ब्यूटायरोफिनोन्स, जिसका एग्जाम्पल रहेंगे आपका बेनपेरिडोल। ठीक है, बात करते हैं मिसलेनियस, जो इनसे अलग हटके जो कैटेगरी है वो आपके प्रीमेजोल और मोलिंडोल है। ये तो आपकी होगी टिपिकल यानी कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग। उसके बाद आती है आपकी एटिपिकल। एटिपिकल के अंदर आ गया आपका क्लोजापिन, ओलेंजेपिन, जोटिपिन, रेस्पेरिडोन एंड पैलिपेरिडोन। ये आपकी होगी एटिपिकल यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ ड्रग। इन सबको किसके लिए यूज किया जाता है? दोनों को सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं इसका कैसे। दोनों ही ड्रग कैसे काम करेगी? दोनों ही ब्लॉक करती है आपके डोपामीन के D2 रिसेप्टर को। ठीक है, डोपामीन के आपने 5 रिसेप्टर पढ़े होंगे जब हमने न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर पढ़ा था डोपामीन, D1, D2, D3, D4 एंड D5, जिसके अंदर हमने इन पांचों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, D1 लाइक एंड D2 लाइक। D1 लाइक में आते थे आपके D1 एंड D5, और D2 लाइक में आते थे आपके D2, D3 एंड D4। ठीक है, D1 लाइक जो फैमिली वाले थे वो कैसे काम कर रहे थे? वो GS के थ्रू काम कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे आपके साइक्लिक AMP वाले जो रेगुलेशन जो फंक्शनिंग होती है। जबकि ये वाले जो होते हैं D2 लाइक, ये क्या करते हैं? GI यानी कि इनहिबिटरी के थ्रू मीडिएट करते हैं अपने एक्शन को। ठीक है, तो इसको रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, तो उससे क्या होगा, जब डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, वहां पे खुद ही एंटीसाइकोटिक जाके बाइंड होंगी, तो डोपामीन को जगह नहीं मिलेगी ना रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए। तो जो डोपामीन की एक्टिविटी है वो आनी खत्म हो जाएगी, या फिर उसकी जो ओवर एक्टिविटी थी वो अब सप्रेस हो गई, जिसकी वजह से साइकोसिस हो रहा था। ठीक है, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ डोपामीन टू D2 रिसेप्टर। एक तो ये होगा, दूसरा क्या कहता है, सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर होते हैं उसे भी ब्लॉक करते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से काम करता है, सेरोटोनिन को और डोपामीन D2 को भी। हालांकि टिपिकल और एटिपिकल दोनों जनरली आपके डोपामीन के D2 टाइप ऑफ रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है। और क्या कॉज करती है? आपका एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी आती है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना था, डोपामीन का जो बढ़ा हुआ लेवल था उसकी वजह से भी साइकोसिस आते हैं। अगर आपने कई बार ये सुना होगा कि जब पार्किंसन के अंदर क्या होता है, डोपामीन का लेवल कम होता है, तो आप वो ड्रग्स देते हो जो डोपामीन का लेवल को बढ़ाएंगी। वैसे तो दो तरीके की होती हैं आपकी, जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करे या फिर डोपामीन के लेवल को बढ़ाए। तो जो आप वो ड्रग्स लेते हो जो डोपामीन के लेवल को बढ़ाती हैं इन पार्किंसन, अगर डोपामीन का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है? साइकोसिस कॉज हो सकता है, क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है आपके साइकोसिस को। ठीक है, तो हमें क्या करना था, डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना था ताकि उसकी एक्टिविटी ना आए और आपका जो इफेक्ट हो कैसा होगा, एंटीसाइकोटिक। उसके बाद बात कर लेते हैं एडीआर। इसके कौन कौन से एडीआर हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स बिहेवियरल इफेक्ट, है ना, जैसा पता ही है कि बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। सिम्टोमेटिकली अगर रिलीफ करेंगे, जो जनरली साइकोसिस के पेशेंट के अंदर बिहेवियर होता है उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है।
टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस आ जाती है, यानी कि इनके ऊपर जो पेशेंट हो डिपेंड होने लगता है। अगर ये ड्रग्स नहीं दी जाए तो दोबारा से उसके अंदर कुछ साइकोसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एट हाई डोज कोज कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन हो सकती है। विड्रॉल सिम्टम, यानी कि जिसने बताया ना टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस है, अगर आप एकदम से अचानक से विड्रॉ करते हो, ड्रग को एकदम से बंद करते हो, तो क्या क्या हो सकता है? डिस्काइनेशिया, रिदिंग ऑफ मसल, जैसे आपने कई बार सुना होगा आंखों का फड़फड़ाना, आंखों का फड़कना, ये क्या है? ये आपकी रिदिंग ऑफ मसल्स हैं। अब जरूरी नहीं आंखों की, आपके आर्म्स की हो सकती हैं, आपके चेस्ट मसल्स के हो सकते हैं, आपके एब्डोमेन मसल हो सकती है, आपकी लेग्स हो सकती है, कोई भी मसल उसके अंदर अपने आप से रिदिंग आना, ठीक है। डिस्टोनिया भी वही है, मूवमेंट ऑफ मसल। एक्स्थेसिया मतलब कि बेचैनी होना, रेस्टलेसनेस की फीलिंग आना, तो ये हो सकती है किसकी वजह से? एंटीसाइकोटिक्स की वजह से। दूसरा पार्किंसोनियन, जैसे पार्किंसन की ड्रग देने से साइकोसिस हो सकता है, वैसे ही साइकोसिस की ड्रग देने से पार्किंसन हो सकता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम डोपामीन के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, डोपामीन के लेवल उसको, डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करके। डोपामीन का रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, डोपामीन आके अटैच नहीं हो पाएगा अपने रिसेप्टर से, तो क्या डेवलप होगा? पार्किंसन। और पार्किंसन क्या है? जिसमें डोपामीन की कमी होती है, ठीक है। तो पार्किंसन जो है कोज हो सकता है। एंडोक्राइनल पे क्या आइडिया आएंगे इसके? एक, इट कॉज गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स, मेल के अंदर गायनेकोमेस्टिया, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा। एंड इट इनहिबिट रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ये सप्रेस करती है, इनहिबिट करती है। अब आपने पढ़ा होगा जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हो कि एफएसएच और एलएच की इन्फ्लुएंस की वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो अगर ये नहीं रहेगा तो ना मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेंगे और ना ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? लीडिंग टू एमेनोरिया, एमेनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ओव्यूलेशन इनहिबिशन, ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होती है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये इसके क्या थे? एडीआर थे। अब बात करते हैं इनकी ड्रग इंटरेक्शन की। तो सबसे पहले इसकी इंटरेक्शन दी हुई है हमारे एंटासिड्स के साथ। अगर एंटासिड्स के साथ हम एंटीसाइकोटिक को देते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीसाइकोसिस। एंटासिड क्या करेंगे? एंटीसाइकोटिक ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करा देंगे। एंटीकोलिनर्जिक के साथ देने से क्या होगा? इंक्रीज एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, यानी कि एंटीसाइकोटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे या रोक देंगे। अगर एंटीकोलिनर्जिक आपकी मेटाबोलाइज नहीं होगी तो ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटी ज्यादा आएगी, तो इंक्रीज एक्टिविटी रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद है सिगरेट स्मोकिंग से क्या होगा? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। सिगरेट स्मोकर्स के अंदर क्या होता है? साइकोटिक को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है एंटीसाइकोटिक्स, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एक्टिविटी कम होगी। नेक्स्ट आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ क्या इफेक्ट आता है? इंक्रीज हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनिया यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज कर रहा है। लिथियम के साथ, अब लिथियम तो आपको पता ही है न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए जाना जाता है, तो लिथियम की जो टॉक्सिसिटी है उसको एंटीसाइकोटिक्स और बढ़ा देते हैं, एनहांसमेंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये था आपका ड्रग इंटरेक्शन, ये सारा का सारा था आपका साइकोसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, या किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन रहती है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें हमसे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।